नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्य योजना बनाने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एशियाई क्षेत्र में शांति और विकास का आधार संप्रभु, स्थिर और शांत अफगानिस्तान है। भारतीय नौसेना क्वाड सदस्य देशों सहित फ्रांस के नौसैनिकों के साथ बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करेगी। सेंसेक्स 1128 अंक बढ़कर 50,000 के पार। और प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और चुनावी सभाएं की। असम में 13 जिलों की 39 सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों के लिए दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी रिबेल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत शामिल है। महाजोत या ग्रैंड अलायंस में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल है, जबकि वामपंथी पार्टियों के गठबंधन में असम जातीय पार्टी और राजोर दल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी 30 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे पुडुचेरी को हर प्रकार से सर्वोत्तम बनाने की परिकल्पना को पूरा करेगी। श्री मोदी ने पुडुचेरी में एक जनसभा में कहा कि वे पुडुचेरी को कारोबार, शिक्षा, अध्यात्म और पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। My vision for Puducherry in one word, best, B-E-S-T, best. I had said NDA will work to make best Puducherry. By best, I mean business hub, education hub, spiritual hub, tourism hub. I see Puducherry playing a key role in the building of an Atmanirbhar Bharat. श्री मोदी ने पुडुचेरी में कांग्रेस की पिछली सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने मछली पालन को बढ़ावा देकर राज्य में नीली अर्थव्यवस्था के विकास का वायदा किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुडुचेरी की तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने मछली क्षेत्र के लिए बजट में 80% तक की वृद्धि की है। ये इसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले केरल के पालक्काड में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार तीव्र विकास और समग्र वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी केरल में सत्ता में आती है तो राज्य में विकास के लिए कदम उठाएगी। पालक्काड में श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और परिवारवाद व्याप्त है। उन्होंने कहा कि केरल में लगातार राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने गंभीर चिंता पैदा की है।
एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के दृढ़ निर्णय की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट विशेषकर युवाओं के लिए महान प्रेरक हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केरल की राजनीति में युवा मतदाताओं के कारण भारी बदलाव आया है। The BJP's vision for Kerala is forward-looking and aspirational. That is why the youth of the state, the professional communities across the state are openly supporting BJP. Across India too, this trend is being seen. People from all walks of life are able to connect with the BJP's vision for India's growth. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दल राज्य में भीषण गर्मी के बावजूद प्रचार अभियान में जुटे हैं। राजनीतिक दल जहां चुनाव रैलियों में शामिल हैं, वहीं उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क में लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपुर जिले के धारापुर में एक चुनाव सभा की। उन्होंने लोगों से कहा कि अन्य विकल्पों की बजाय विकास को चुनना होगा। ऑल इंडिया एडीएमके नेता ओ पनीरसेल्वम ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर राज्य के लिए उपयोगी योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। श्री पलनीसामी ने कहा कि राज्य और केंद्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डीएमके नेता स्टालिन ने कन्याकुमारी में कहा कि सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एडीएमके ने जिले पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने भाजपा पर भी मछुआरों की वास्तविक जरूरतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अभिनेता कमल हासन ने मतदाताओं से उनकी भलाई के लिए काम करने वालों की पहचान करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सभी वर्गों के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। असम के बिलासीपारा में एक चुनाव रैली में श्री नड्डा ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि असम की चाय को बदनाम करने की कोशिश करने वालों का कांग्रेस ने समर्थन किया। उन्होंने निरंतर विकास के लिए लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धोलाई में एक रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी लोअर असम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल चुनाव में रोजगार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। लोगों का मानना है कि औद्योगिक विकास की कमी के कारण वे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं पा सकते, इसलिए उन्हें जीवन यापन के लिए दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। बांकुड़ा में उद्योगों की वास्तविक स्थिति पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में कुल 12 सीटें हैं। इन सीटों पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। वर्ष 2000 से 2005 के बीच जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बारजोड़ा तथा विष्णुपुर में 2 औद्योगिक जोन विकसित किए गए थे। तब बारजोड़ा में करीब 40-50 फैक्ट्रियां लगी, जिनमें से कई फैक्ट्रियां अब बंद हो गई हैं, जबकि विष्णुपुर में 5 से 7 फैक्ट्रियां ही लग पाई। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने बारजोड़ा में एक आईटी पार्क बनाया, जिसमें कुछ निवेशकों ने रुचि दिखाई। साथ ही इसी शहर में 2 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की योजना भी बनी, लेकिन यह काम अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया। कुल मिलाकर पूरे जिले में पिछले 20 साल में उद्योगों के पनपने की रफ्तार न के बराबर रही है। बारजोड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव प्रवीण सरकार बताते हैं कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत है, जो बंगाल में विकसित नहीं हो पाया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित कर उद्योगों को बढ़ावा देना आगामी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु में चेन्नई के चुनाव अधिकारी प्रकाश ने आज सभी मीडिया संस्थानों के साथ बैठक की। इस दौरान पेड न्यूज से बचने के महत्व के बारे में चर्चा की गई। बैठक का मुख्य विषय मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सूचना के साथ जागरूक बनाना था। एक रिपोर्ट। राज्य में मतदान के लिए अब केवल 1 सप्ताह रह गया है। सभी चुनाव पर्यवेक्षक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो मैसेज, बल्क मैसेज और टेली कॉलिंग पर भी नजर रखी जा रही है। जिला अधिकारी ने मीडिया घरानों को राजनीतिक दलों को पेड न्यूज से बचने की चेतावनी दी है। अधिकारी ने बताया कि मीडिया निगरानी और प्रमाणन समिति की स्वीकृति के बिना किसी भी विज्ञापन पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे विज्ञापन पर खर्च को व्यय पर्यवेक्षक पार्टी उम्मीदवार के खर्च में जोड़ेंगे। एक अन्य घटनाक्रम में राज्य चुनाव आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और कोविड मरीजों के लिए डाक मतपत्रों की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चेन्नई में ही 4,300 लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया है। तमिलनाडु में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार। नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम आज समाप्त हो गया। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नोक्सेन सीट राज्य के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन तथा न्याय और कानून मंत्री सीएम चांग के पिछले साल निधन होने से खाली हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल होली का अवकाश होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक रोगी हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.47% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 56,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में नए संक्रमित रोगियों के कुल 80% रोगी हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,071 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,62,114 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके सुरक्षित और कारगर हैं। दिल्ली में उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार से देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी। जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45+ के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं, 8,000 केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब 62,000 केसेज रोज आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाएं।
राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों की टीम 24 घंटे संक्रमण के फैलाव, वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी। राज्यों को मामलों के मानचित्रण, क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले राज्यों से कहा है कि वो आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाएं और संक्रमित लोगों को तुरंत आइसोलेट करें तथा उनके संपर्क में आने वालों का पता लगाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश के 10 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सबसे अधिक है। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर, यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट एंड बेंगलुरु अर्बन। श्री भूषण ने कहा कि संक्रमित होने वालों की साप्ताहिक राष्ट्रीय औसत दर 5.65% है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। पंजाब का वीकली एवरेज ऑलमोस्ट 9% है, 8.82। छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक एवरेज है वो 8% है। मध्य प्रदेश का भी लगभग 8% है, 7.82। फिर तमिलनाडु है 2.50, कर्नाटक 2.45, गुजरात 2.2 और दिल्ली 2.04। स्वास्थ्य सचिव ने उन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत में सुझाव दिए हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इन सब राज्यों में आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। जो टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता। हमने अलग से आपको दिखाया है कि पिछले सप्ताह किस राज्य ने कितने टेस्ट किए। तो ये जो संख्या है, इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है। और इन टेस्ट्स में आरटी-पीसीआर का जो अनुपात है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही टीके ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस से भी बचाव करने में सक्षम हैं। दक्षिण अफ्रीका के वायरस के बारे में काम चल रहा है। श्री भूषण ने कहा कि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। आज सुबह 10 बजे तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज देश में एडमिनिस्टर की जा चुकी थी। इन 6 करोड़ 11 लाख में से 3 करोड़ 50 लाख डोजेज 45 साल से ऊपर के लोगों को और 60 साल से ऊपर के लोगों को एडमिनिस्टर की गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज तो दी गई। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महानिदेशालय ने आज बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और ये संतोषजनक नहीं रहा है। सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें। हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। महाराष्ट्र में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के ऑक्सीजन उत्पादकों को 80% ऑक्सीजन की आपूर्ति चिकित्सा उपयोग के लिए और 20% की आपूर्ति औद्योगिक उपयोग के लिए करने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस बारे में आज अधिसूचना जारी कर दी है, जो समूचे राज्य में 3 जून तक लागू रहेगी। उत्पादकों को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी के कुछ अस्पतालों में मरीजों के लिए आरक्षित सामान्य और आईसीयू के बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस दिशा में कड़ी नजर रखे हुए है। देश में कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि होने के साथ ही आकाशवाणी लोगों को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने पिछले मार्च में लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की।
आज 350वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। फोन इन कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड के बारे में देश भर के लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया। आज नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल श्रोताओं की जिज्ञासाओं के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर रात 9:30 बजे से कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम में दिल्ली के एम्स, जेबी पंत अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, एम्स भोपाल, निमहेंस बेंगलुरु, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर सहित कई जाने माने अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दिया। कोरोना काल के दौरान सूचनाओं के प्रसारण में भी इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लॉकडाउन के दौरान उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और अब टीके की क्षमता और सुरक्षा के संबंध में लोगों को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्य योजना बनाने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एशिया क्षेत्र में शांति और विकास का आधार संप्रभु, स्थिर और शांत अफगानिस्तान है। भारतीय नौसेना क्वाड देशों सहित फ्रांस के नौसैनिकों के साथ बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करेगी। सेंसेक्स 1128 अंक बढ़कर 50,000 के पार और प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके पुस्तक सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की गई है। राष्ट्रपति की हालत स्थिर है और वरिष्ठ चिकित्सकों का दल उनकी लगातार देखभाल कर रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। श्री राजनाथ सिंह ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फलटन से लोगंद के जरिए पुणे तक की डेमू रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे ने यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें जैव शौचालय, वाईफाई सुविधाएं और आईआरसीटीसी पर आसान आरक्षण की शुरुआत शामिल है। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बारामूले के सोपोर इलाके में नगर निगम कार्यालय पर कल आतंकी हमले में घायल हुए निगम पार्षद शमशुद्दीन की आज अस्पताल में मौत हो गई। इस हमले में कल निगम पार्षद रियाज अहमद और एक पुलिसकर्मी शफकत अहमद शहीद हो गए। फ्रांस के नेतृत्व में अगले महीने पहली बार बंगाल की खाड़ी में हो रहे नौसैनिक अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं, लेकिन भारत की पहली बार हो रही भागीदारी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। यह अभ्यास 5 से 7 अप्रैल के बीच होगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास भारत फ्रेंच वरुण अभ्यास भी होगा। इसमें संयुक्त अरब अमारात भी शामिल होगा। 1998 में भारत में किए गए परमाणु परीक्षण को फ्रांस द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 2 दशक पूर्व अधिकांश पश्चिमी दुनिया के देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया के देशों से अफगानिस्तान में स्थायी शांति को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया की 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए सभी हितधारकों को दोहरी शांति तंत्र पर काम करना होगा, जिससे अफगानिस्तान के भीतर और बाहर शांति स्थापित हो सके।
श्री जयशंकर ने कहा कि इसके लिए सभी को सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद विदेश मंत्री ने दुशांबे में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और विकास सहयोग के बारे में चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में श्री रहमोन के मूल्यांकन की प्रशंसा की। डॉक्टर जयशंकर ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलियोबेडी से भी मुलाकात की। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य सरकार के बल प्रयोग के बावजूद प्रदर्शन आज भी जारी रहे। एक रिपोर्ट। म्यांमार में फौजी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी चालू रहे। फौजी शासन द्वारा विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ भारी हथियारों के प्रयोग की खबरों के बीच मरने वालों की संख्या 510 से भी ज्यादा हो चुकी है। मंगलवार को पुलिस की गोली से दक्षिणी शहर काउथोंग में एक प्रदर्शनकारी के मारे जाने की खबर मिली है। एक व्यक्ति उत्तरी मिटकिना में पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, वहीं एक अन्य व्यक्ति उत्तरी शान राज्य के म्यूज क्षेत्र में मारा गया है। देश के अनेक हिस्सों में आज भी फौजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहे। असहयोग आंदोलन के तौर पर फौजी शासन के विरोधियों ने आज शहर के मुख्य चौराहे पर कचरा फेंकने का कार्यक्रम चालू किया। म्यांमार के मानवाधिकार संगठन असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स AAPP के अनुसार 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद सोमवार तक कम से कम 510 लोग मारे जा चुके हैं और 2574 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। पेइचिंग में विभिन्न देशों के राजनयिक बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के चीनी मित्र और विदेशी मीडिया ने भारतीय दूतावास में आयोजित होली समारोह में भाग लिया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने लगभग 500 विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। इन मेहमानों ने भारत की उदार नीति के भव्य प्रदर्शन में खुशी और मस्ती देखी, जो लोक संपर्क के लिए एक अवसर बन गया। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 2.3% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1128 अंक बढ़कर 50,137 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 338 अंक ऊपर उठकर 14,845 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 87 पैसे कमजोर होकर 73 रुपए और 30 पैसे पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 138 रुपए घटकर 44,113 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी 320 रुपए फिसलकर 63,212 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $63.55 प्रति बैरल के स्तर पर रही। जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर लिम्बाले की ये पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर लिम्बाले ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोक प्रसारक के रूप में की। उनके लिखे उपन्यास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। पिछले वर्ष पद्माजा घोरपाडे ने उनके उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने 1986 से 1992 के दौरान आकाशवाणी सोलापुर में उद्घोषक के रूप में अपनी सेवा दी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बेंगलुरु स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज अपने द्वारा निर्मित 2 सीटों वाले प्रशिक्षक विमान हंसा न्यू जनरेशन को जारी करेगी। ये स्वदेशी प्रशिक्षण विमान ग्लास कॉकपिट, बबल कैनोपी डिजाइन, स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ IFR कंप्लाइंट एवियोनिक्स, कुशल डिजिटली नियंत्रित रोटेक्स 912 ISC इंजन से लैस है। इसके कारण विमान का कार्य निष्पादन और रेंज बहुत अच्छी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्य योजना बनाने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा
एशिया क्षेत्र में शांति और विकास का आधार स्वयं प्रभु, स्थिर और शांत अफगानिस्तान। सेंसेक्स 1128 अंक बढ़कर 50,000 के पार। और प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।